जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं कल जॉन हुसैन से बात कर रहा था, तो हम एक सवाल बार बार मैं इनसे भी पूछ रहा था और ये भी बार बार बात कर रहे थे कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और फिर चंद घंटों बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। और इसराइली जारहियत, गुंडागर्दी, बदमाशी, यानी 9 दिन जो इसराइली जारहियत, गुंडागर्दी और बदमाशी जारी रही, उसके 10वें दिन इसराइल की मदद में अमेरिका ने एक शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत हमला किया। बहसीयत पाकिस्तानी मैं आज इसलिए भी शर्मिंदा हूं कि मुस्लिम उम्मा, अरब लीग और 2.25 अरब के करीब मुसलमान, 56-57 मुस्लिम मुल्क, सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बहसीयत पाकिस्तानी इसलिए भी शर्मिंदा हूं कि हमने एक अच्छी और सफारती और सियासी चाल चली थी कि ट्रंप साहब को अमन के नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया था, लेकिन अब वो हमारी शर्मिंदगी बन गया है। मैंने पहले भी कहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ट्रंप साहब की नामजदगी वापस लेनी चाहिए अमन के नोबेल प्राइज के लिए। ट्रंप साहब जो गजा में कत्लो गारत ना रुकवा सके, जो इसराइल ईरान जंग ना रुकवा सके, और अब वो इस खुद इस जंग में शरीक हो गए हैं, तो वो किसी सूरत भी अमन अमन के नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम नामजद भी नहीं होना चाहिए, और फिर वो हम करें। तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है बहसीत पाकिस्तानी, और हुकूमत को फौरी तौर पर ये नामजदगी वापस लेनी चाहिए। जॉन हुसैन से बात करते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त ईरान में, क्या रद्द अमल है ईरान का, और क्या रद्द अमल था उस वक्त जब ये हमले हो रहे थे, अमरीकी हमले हुए। 125 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया इस अमरीकी हमले में। ये अमरीकी फौज बता रही है, फौज के जनरल बताए, उन्होंने बताया। और सात सात B-2 बम्बार तैयारे भी इसमें शामिल थे, 125 जंगी तैयारों के अलावा। 30,000 पाउंड वजनी बम भी गिराए गए, बंकर बस्टर बम भी फेंके गए, टॉम हॉक मिसाइल भी मारे गए। रात 2 बजे हमला हुआ और 18 घंटे के सफर के बाद ये मैसूरी से चले थे, अमरीकी रियासत मैसूरी से, और ईरान पहुंचे। और दौरान परवाज ही रिफ्यूल करवाया इन्होंने। नतंज, अस्फहान और फर्दों पर ये अटैक्स हुए। बाकी सारी तफसीलात और बातें पूछते हैं जॉन हुसैन साहब से। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका एक बार फिर। थैंक यू बड़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि अमेरिका ने अब ईरान पर हमला कर दिया, क्या रद्दे अमल था उस वक्त जब ईरानियों को पता चला कि हमला हो गया है हमारे एटमी प्लांट्स पर, एटमी रिएक्टर्स पर? बटी साहब, ये जो हमला किया है अमेरिका ने, जिसको बहुत बड़ी गलती कहा जा रहा है ईरानी अवाम की तरफ से भी और ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से भी, ये हमला एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि इतनी बड़ी गलती करेगा अमेरिका। और पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मेरे ख्याल में ये फैसला खुद ही किया है प्रेशर में आके। बहरहाल एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन प्रिपेयर्ड जरूर थे। तो शॉकिंग नहीं था और एक्सपेक्टेड नहीं था। और स्टॉक पाइल्स 16 और 17 जून को इन्होंने मूव करवाए, अपने फोर्डो की फैसिलिटी से मूव करवाए। ट्रक्स की हैवी मूवमेंट नजर आ रही थी 16-17 जून को, और 20 और 21 जून को हैवी मूवमेंट ऑफ ट्रक्स नजर आ रही थी। पहले जो ट्रांच में ट्रक्स गए, उन्होंने फोर्डो के अंदर जो इनरिचमेंट, जितना भी स्टॉक पाइल है, इनरिच स्टॉक पाइल, वो जो है वो ट्रांसफर किया किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे। और दूसरी दफा जब ट्रक्स गए तो बताया जा रहा है कि उन्होंने एंट्रेंस और एग्जिट के टनल्स में रेत भर दी थी, इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए या कोलैप्स से बचाने के लिए। तो दूसरी जो अब अमेरिका, जैसे कि आपने कहा, 125 तैयारे और इतनी सारे B-2, सात सात B-2 बॉम्बर, GBU 12 मेरे ख्याल में गिराए उन्होंने, बॉम्ब, स्टेल्थ बॉम्ब जो गिराए। अ, मेरे ख्याल में 30 टोमाहॉक मिसाइल्स क्लेम कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। बात सारी ये है कि किस लिए, मतलब इससे क्या अचीव हुआ, अचीव क्या करना चाह रहे थे। और ईरान में डैमेज अगर हम असेस करें कि ईरानियों को क्या डैमेज उन्होंने अभी तक असेस किया है, कंप्लीट डैमेज असेसमेंट तो नहीं हुई है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जितनी डैमेज असेसमेंट अभी तक हुई है, ना रेडिएशन लीक हुई, ना स्टॉकपाइल गया, ना सेंट्रीफ्यूजेस मेजोरिटी में डैमेज हुई। तो किस बात के इतने जंगी जहाज और किस बात के इतने हजारों किलोग्राम के बॉम्ब क्या कर रहे थे। अच्छा, कोई देख ही लेता भाई धमाका, कोई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आ जाता, कोई रेडिएशन लीक हो जाती,
तो बिल्कुल आई वुड से कि बिल्कुल जाया गया है ट्रम्प साहब का ये जो हमला था, बिल्कुल जाया गया है ईरान के ऊपर, और काउंटर प्रोडक्टिव गया है। क्योंकि अभी ईरान सीरियस नहीं था रिचमेंड, अभी तक जो फैसिलिटीज थी वो आईएई के इंस्पेक्शन के एम्बिट में आ चुकी थी, उनकी ऑब्जर्वेशन में आ चुकी थी। अब जिन फैसिलिटीज पे ईरान ने मूव किया है अपना स्टॉक पाइल, क्या उसके ऊपर कोई इंस्पेक्शन है? क्या उसका किसी को आइडिया है? बिल्कुल अननोन है। अब ईरान क्योंकि एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अगर वो चला अब निकल रहा है उससे, और आईएए इंस्पेक्टर्स को अब आई एम श्योर नहीं आने देगा, तो अब तो और ज्यादा अमेरिका के लिए खतरनाक हो गया ना ये सिचुएशन। तो आई वुड से डैमेज जो यहाँ पे लोकलाइज्ड है, कंप्लीट असेसमेंट नहीं हुई, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि डैमेज कोई खास नहीं हुआ। बहरहाल डैमेज हुआ है, ऐसा भी नहीं कि डैमेज नहीं हुआ। आउटसाइड जो जो बाहर की जगह है उसके ऊपर डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन अंदर सेंट्रीफ्यूजेस को या स्टॉक पाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, ट्रंप साहब एक बार फिर अपनी बात से मुकर गए। एक बार फिर उन्होंने झूठ बोला। 2 हफ्ते दिए और उन 2 हफ्तों से पहले ही, यानी 2 दिनों के बाद ही हमला कर दिया। और मैं तो हैरान हूं कि जिस वक्त उन्होंने जिस दिन वो 2 हफ्ते दे रहे थे, मेरा ख्याल है उसी दिन वो साथ साथ ये भी कह रहे थे कि तैयारी करो, हमने हमला करना है। तो एक बार फिर झूठे साबित हुए। और ये इसराइल कह रहा है कि हमने लॉबिंग की, हमने रिक्वेस्ट की, हमने बताया कि खदशात बहुत है। अच्छा, अब अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान का जोरी प्रोग्राम खत्म कर दिया है। ईरान कह रहा है कि हमारा प्रोग्राम का सब कुछ महफूज है और ये जारी रहेगा। आपको किसका दावा दुरुस्त लगता है हकायक की रोशनी में? भट्टी साहब, जर्नलिस्ट तो हूं मैं, लेकिन जज्बात को सेपरेट नहीं कर सकते। कहीं आई थिंक इंसान पहले हूं मैं, जर्नलिस्ट बाद में हूं। अमेरिका का जो, जैसे कि आपने ट्रम्प साहब का कहा, बिल्कुल उन्होंने अपना रवैया ही बदल दिया। और ईरान का बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है बिल्कुल, कि यहाँ पे ईरान ने प्रिंसिपल स्टांस लिया है, और चीजें आई थिंक ईरान के लिए बड़ी पॉजिटिव रही हैं। बट एट द सेम टाइम ईरान का आई वुड से जो असेसमेंट है वो ज्यादा, अगर रैशनली भी देखें, मेरे बायस को हटा के भी देखें, सॉफ्ट कॉर्नर को हटा के भी देखें, तो आई वुड से कि ईरान का असेसमेंट यहाँ पे ज्यादा मेरे ख्याल में माना माना जाना चाहिए। इसकी वजह है, अगर वाकई में इतना डैमेज दिया होता यूनाइटेड स्टेट्स ने जितना यूनाइटेड स्टेट्स क्लेम कर रहा है कि उन्होंने दिया है, पहली चीज ये होती कि रिजीम चेंज जिसके पीछे वो कितने सेवरल ईयर से पड़े में, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस होता कि गवर्नमेंट शॉक हो गई है या आवाम शॉक हो गई है, तो जरूर रिजीम चेंज की भी कोशिश होती। अब आप देखें, स्टेटमेंट्स को बैक ट्रैक कर दिया गया, बोला रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था प्रिसिजन स्ट्राइक। पहली वजह। दूसरी वजह यह कि ईरान को अगर वाकई में इतना नुकसान पहुंचा होता, दे वुड हैव लर्नड अ लेसन, उनको एक सबक मिल चुका होता। बजाय इसके कि वो रुके, इमरजेंसी नाफिज करें, कर्फ्यू नाफिज करें, उन्होंने इसराइल के ऊपर और ज्यादा अपना हमला इंटेंसिफाई कर दिया। बायोकेमिकल फैसिलिटी जो निस जायन का एरिया है, 20 किलोमीटर दूर टेल अवीव से, वहां पे एक बायोकेमिकल हाईली कॉन्फिडेंशियल फैसिलिटी को बम्बार्ड किया है ईरान ने विद न्यू मिसाइल्स। तो कौन, जिसको डैमेज फेस, जो वाकई डैमेज होता है, जो शिकस्त खा जाता है या शिकस्त शिकस्त खोर्दा होता है, वो क्या वो बेवकूफ है, या क्या वो मतलब बिला वजह वो जो है वो, एक आपको एक काट लिया है एक कुत्ते ने, तो आप उसके पास तो नहीं दोबारा जाएंगे कि वो दोबारा काटे। तो आई वुड से कि रियलिस्टिकली, रैशनली अगर देखा जाए, तो एक्शंस कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि ईरान के ऊपर अगर डैमेज हुआ भी है, तो ईरान ने वो डैमेज फील नहीं किया है। आई वुड से दैट, दे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग। अच्छा, ये हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है आप ठीक ना भी हों। क्योंकि एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अमेरिका का इसमें जंग में आना और हमला करना। दूसरा, अमेरिका के 125 जंगी तैयारों के साथ 7 B-2 बम्बार तैयारों का आना, बंकर बस्टर बम फेंकना, टॉम हॉक मिसाइल फेंकना, और 30,000 पाउंड वजनी बम गिराना। और वो भी वही उन्हीं 3 शहरों में जो कल आप डिस्कस हम कर रहे थे, नतंज, अस्फहान, फर्दू। तो क्या, मुझे समझ इसमें ये नहीं आ रही टेक्निकली कि इतनी दूर से अमेरिका आया है और वो नाकाम लौट गया है, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ, इतनी बम्बारमेंट के साथ, इतनी वजनी बम्बों के साथ। ये तो पॉसिबल है कि वो वहां से वो सारा कुछ लेके दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट कर दिया हो। इस पे बाद में आते हैं। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है कि नुकसान हो ही कुछ नहीं, या जो, और फिर सदर ट्रंप
और उनकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट दावा कर रही है कि सब कुछ तबाह कर दिया हमने। भट्टी साहब देखें, इतने 1,000 किलोग्राम का अगर मैं बम लेके जाता ना ईरान, मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर्स को लेके, सबसे पहला काम मैं ये करता कि मैं वीडियो बनाता। और टोमाहॉक मिसाइल्स जा रही हैं तो मैं सबसे पहले एविडेंस लेके आता कि भाई ये देखें, ये इंपैक्ट है, ये देखें किस तरीके से तबाह हो रही है पूरी साइट। अब आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं कि जी वो पहाड़ के अंदर है, लेट सपोज पहाड़ के अंदर है, ठीक है जी, फोड़ दो। नतंज को तो छोड़ दें, इस्फहान को भी छोड़ दें, वहां पे भी विजिबली जो सैटेलाइट इमेजरी भी आई है उसके अंदर भी कोई, आप विजिबली भी अगर देखें तो इतना ज्यादा डैमेज, जो आप ये जो 125 तैयारे हैं, अब वो क्या कर रहे थे बहरहाल हवा में, आई डोंट नो। बट एविडेंस आ जाए, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू अग्री कि हाँ ईरान के लॉसेस हुए हैं। ये कोई मैं मतलब कोई ईरान का स्पोक्समैन या मुझे कोई पैसे नहीं मिलते ईरान के लिए बोलने में, बिल्कुल। अगर एविडेंस आता है, मैंने ऐसा एविडेंस देखा नहीं है अभी तक, जैसे कह सके कि वाकई में कॉन्क्रीट एविडेंस है। अगर आ गया हो, आई एम श्योर, अभी मैं घर आया हूं तो अभी चेक करूंगा, अगर आ गया हो तो अलग बात है। बट यहां इस वक्त इस पोजीशन के अंदर ट्रंप साहब को एक फेस सेविंग भी करनी थी। देखें, जाहिर सी बात है, ज़ायनिस्ट लॉबी का इतना बड़ा प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हो रहा था। नेतन्याहू एक इतनी प्रॉब्लमैटिक पोजीशन में आ गया था कि उसको किसी ना किसी तरीके से अपना जो करप्शन चार्जेस उनके लोकलाइज लग रहे हैं, पब्लिक जो उनके इसराइल के अंदर जो खिलाफ हो रही है नेतन्याहू के, कोई ना कोई उनको टैक्टिक चाहिए था जिसके थ्रू पॉजिटिव सपोर्ट मिल सके आवाम से, या दिखा सके कि शिकस्त दे दी है ईरान को। और परसेप्शन यही था, बिल्कुल नॉर्मली परसेप्शन, मैं भी अगर रैशनली सोचूं तो परसेप्शन यही होगा कि यार अगर एक बंदा मेरे लिए थ्रेट है, मैं उसको डिसआर्म करने के लिए एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा स्ट्राइक करता हूं, क्या पता वो सुधर जाए। एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की अप्रोच यही समझ आ रही है ईरान की तरफ। बट फिर जी सुधरे क्यों नहीं, दैट इज माय क्वेश्चन। अगर वाकई में डैमेजेस इतने हुए हैं तो ईरान को फिर, क्या ईरान बेवकूफ है, मतलब इरेशनल है नेशनल, फिर रियल पॉलिटिक्स फिर यहां पे फेल हो जाती है। रैशनल मॉडल, मुल्क के सेल्फ इंटरेस्ट का काम करने का जो मॉडल है, फिर वो पूरा फेल हो जाता है। तो मैं तो रैशनली चीजें जो है वो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बावजूद डैमेज के क्यों ईरान जो है, अभी परफेक्ट मौका है भट्टी साहब, बिल्कुल परफेक्ट मौका है कि ईरान बैकडोर से बात करे, अमेरिका से बोले कि जी एक काम करते हैं, आपने फोर्दो को मारा, हम जो है ना एक काम करते हैं, ऐन अल असद पे या किसी एक बेस पे जैसे पहले हुआ था, हम हमला कर देते हैं, आप खाली कर लो, हम हमला कर देते हैं। दोनों की जी फेस सेविंग हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा काम, हम भी खामोश, आप भी खामोश। क्यों ऐसा है कि ये चीज नहीं हो रही? यही चीज मुझे तंग कर रही है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है कि बाद में ईरान ऐसा कर भी दे, हो सकता है ये चीज नजर भी आ जाए कि एक जो है वो यूएस ने मारा यहाँ पे तो ईरान ने मार दिया यूएस के ऊपर, कहानी खत्म हो गई। बट लेट्स सी, टाइम विल टेल। आई डोंट थिंक कि मैं सही हूं, या आई डोंट थिंक कोई कोई और हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ईरान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उस पे पिछले 10 दिनों से बमबारी हो रही है इसराइल की, और वो भी मिसाइल मार रहा है इसराइल पे। और दोनों तरफ से कहते हैं जंग में पहली मौत सच की होती है। तो दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, अब उसका कोई गैर जानबदाराना मुकम्मल तज्जिया तो हो नहीं सकता। तो इस वक्त ईरान क्यों चाहेगा, अगर उसके तीनों जो नतंज, अस्फान और फर्दू में उसके तबाह हो गए हैं, तो वो क्यों बताना चाहेगा? वो बताएगा तो मोराल डाउन होगा। वो बताएगा तो एक तरह से वो हारने वाली पोजीशन होगी। वो बताएगा तो एक तरह से लगेगा कि अमेरिका जीत गया, या अमेरिका जो करना चाहता था कर गया। तो ये जंग की टैक्टिस भी तो हो सकती है कि ईरान कहे कि हमारा तो इतना डैमेज ही नहीं हुआ, सब कुछ महफूज है। बिल्कुल सही बात है भट्टी साहब, ना बताए। मेरा सवाल फिर भी वही रहेगा कि फिर रिटेलिएट क्यों, कंटिन्यूएशन जारी है रिटेलिएशन की। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात हो रही है कि हम बंद कर देंगे, चलें, आपकी बात बिल्कुल सही, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है और बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्योंकि पार्लियामेंट में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने की बातें हो रही हैं, इसराइल के ऊपर भी रिटेलिएशन बढ़ गई है। बिल्कुल अगर ये दो चीजें नहीं हो रही होती, या एडिशनल चीजें ईरान थ्रेट्स नहीं दे रहा होता, और डिप्लोमेसी में तो पता है, आप माशाल्लाह सीजन्ड हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है कि मुल्क किस तरीके से डॉज करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल इन्होंने किया है, हम करेंगे, खामोश हो जाते हैं फिर। तो खामोशी आई थिंक होती तो आई वुड से कि हो सकता है अभी भी जो पार्लियामेंट में हो रहा हो और ये सब हो रहा हो ये ड्रामेबाजी हो, ओनली टाइम विल टेल, आई कैन से दैट। बट इसराइल की रिटेलिएशन जारी रखना, आई थिंक ये जो फिर ऑब्जेक्टिव जो है ना यूएस का और इसराइल का, वो फिर पूरा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, प्रैक्टिकली भी ये चीज नजर आ रही है। तो मेरा तेहरान नजरिया यही है इस चीज पे। तेहरान में जी। कैसा माहौल है? तेहरान में जब पूरे तेहरान को पता चल चुका है कि हमारे 3 जगहों पे अमेरिका बम्बारमेंट करके जा चुका है, और वो दावा कर रहा है कि सब कुछ तबाह कर दिया, तो तेहरान में माहौल कैसा है?
इरशाद भाई अभी टाइम क्या हो रहा है, बताएंगे वहां पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है टाइम 3:30 हो गए हैं सुबह के। साढ़े यानी तीन हो गए सुबह के। 23 जून हो चुकी है आज, और 3:30 सुबह के हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ मेरे पास देखें क्या 2 बजे का टाइम आ रहा है मेरी फिटबिट में। जी ठीक है। जी यार। मैं अभी अभी आया हूँ घर, अभी अभी आया हूँ आपके सामने। मैंने वीडियो बनाई है, मैंने अपने ट्विटर पे भी डाली है, जॉन हुसैन प्रेस लिखेंगे तो उस पर आ जाएगा। एक जी छोटी सी वीडियो है रोड की, बिल्कुल मैं नॉर्मली, जंग जब होती है, आप देखें माशाल्लाह सीजनड है, जंग जब होती है तो नॉर्मली क्या होता है जंग की सिचुएशन के अंदर, इतने बड़े स्टेट के साथ अगर आप जंग कर रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए, रीजनेबल क्या है? भाई, यानी सुनसान होना चाहिए, लोगों को नहीं होना चाहिए, घर बंद होने चाहिए, सायरन बजने कर्फ्यू, चाहिए, लाइट। इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी। और सायरन, लाइटें ऑफ होनी चाहिए। इरशाद भाई मैं अभी आया हूं ना, मैंने एक चेक पोस्ट नहीं देखी यार। बसीजी मैंने देखे हैं, मैं मानता हूं पुलिस की गाड़ियां मैंने देखी हैं, 2 पुलिस की गाड़ियां देखी हैं। बसीजी मैंने देखे, बसीजी जो वॉलंटियर्स होते हैं, रजाकार होते हैं, वो मैंने देखे हैं। एक चेक पोस्ट नहीं देखी कि चेकिंग कर रही हो। दूसरा ये कि लोग नॉर्मल ट्रैफिक, यहाँ रात के 1:30 बजे ना, ईरानी वो कौम है जो 9 बजे 10 बजे अमूमन सो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं। आज आराम से निकले हुए थे लोग, जो है वो घूम रहे थे बाहर पार्क में, लोग लेटे हुए चने खा रहे हैं। अगेन लाइक आई सेड, बड़ा शौक है इनको चने खाने का, बट खैर तो बिल्कुल नॉर्मल आई वुड से। यकीन ना करें तो आप मेरा देख लें, वो वीडियो देख लें। बिल्कुल रोड पे बिल्कुल आपको नजर आएगा नॉर्मल ट्रैफिक है, बल्कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा ही है आई गेस, 1:30 बजे के हिसाब से। स्टोर में मैं गया, स्टोर में चीजें खरीदने गया, उसकी भी मैं वीडियो लगाऊंगा, आपको भेज भी दूंगा। नॉर्मल स्टॉक जो है वो भरा हुआ है, गोश्त वोश्त सब भरा हुआ है। होता है ना कि जंग हो गई तो भाई जल्दी से खरीदो चीजें। अब तो यूएस ने अटैक किया है तो सीरियस, अब ईरान रिटेलिएट कर सकता है, तो लोगों को उसूलन स्टॉक पाइलिंग करनी चाहिए। हम्म। नॉर्मली स्टॉक सारा रखा हुआ है, नॉर्मल बिल्कुल लोग आराम से सुकून से वहां पे हैं। तो रिएक्शन मैं बताऊं तो जस्टिस नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे अल्फाज आई थिंक कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, आप वो भी दिखा दीजिएगा। बिल्कुल आई वुड से इट वाज कंप्लीटली शॉकिंग फॉर मी, एंड इट इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा जो है वो आवाम कर सकती है रिस्पॉन्स। अच्छा, कमाल है वैसे। कमाल है। 10 दिन हो गए हैं इसराइली जारहियत को, मिसाइल कहीं भी लग सकते हैं। अमेरिका ने इतना बड़ा हमला किया है। और कई बम तो ऐसे हैं जो पहली दफा अमेरिका ने इस्तेमाल किए, ये अमेरिकी दावा कर रहे हैं। अच्छा, ईरान ने कहा है हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, अब अमेरिका हमारे जवाब का इंतजार करे। क्या ऑप्शंस हैं आपके ख्याल में? अगर 3 बड़े ऑप्शंस आप इनको सामने रखें, 3 बड़े ऑप्शंस क्या हैं और क्या जवाब हो सकता है ईरान का? देखें, पहला ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, बेसिस जो हैं पड़ोस हम्म। ममालिक में, हम्म। और उनका जो कैरियर है, वो जो टारगेट्स हैं यूएस के डायरेक्ट टारगेट्स, उनके ऊपर हिट हो सकता है। पहला आई थिंक, पहला जो जो पहला रद्द अमल है वो ये है, जो होना चाहिए आई फील, जो या हो सकता है। दूसरा, स्टेट ऑफ होर्मुज की सिचुएशन आपके सामने है, हम बात भी कर रहे हैं, और पार्लियामेंट मैरीटाइम, पार्लियामेंट ने मंजूरी भी दे दी है। पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। मैं जियो के साथ बैठा हुआ था सुबह, वो मुझसे दोपहर, मतलब वो उसी टाइम मुझे मैसेज आया, मैंने उनको बोला बिल्कुल उसी टाइम हुआ था, और बड़ा फास्ट, बड़ा तेजी से हुआ ये। और इनका जो अभी अप्रूवल के लिए वेटिंग है, सो लेट्स सी। बट विंडवर्ल्ड की मॉनिटरिंग है, सी मॉनिटरिंग है उसकी, एक उसकी आप देखिएगा, सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए। 1,000 जीपीएस जो है वो डिसरप्ट हुए हैं, ओवर 1,000 जीपीएस ट्रैकिंग लोकेशंस जो कश्तियों के ऊपर होती है, उनको उनको डिस्टॉर्ट किया गया, उनके सिग्नल्स को जैम किया गया। 27 जो कैरियर्स हैं, लार्ज कैरियर्स, जो जो फ्यूल कैरियर्स हैं, वो डिसरप्ट हुए हैं इसकी वजह से। तो आई थिंक अभी कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टेस्टिंग आई वुड से, ये टेस्ट कर रहे हैं करने की, और हो सकता है करे भी, वो हो सकता है ना भी करें। तो दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तीसरा, आई वुड से यूनाइटेड स्टेट्स का जो इनका जो बेटा है यूनाइटेड स्टेट्स का, होता है ना कि जिस, मतलब मेरी लड़ाई हुई किसी के साथ, उसने अपने अब्बू को बुला लिया, अब्बू ने मुझे हल्का सा सर पर ठप्पी मारी, और मैंने जो बेटा है उसी को मैंने और ज्यादा मारना शुरू कर दिया। वो वाला आई थिंक इसराइल भी बहरहाल अमेरिका का एक हिस्सा ही है इस सेंस में, कि हो सकता है कि इसराइल की जो डिमोना जो फैसिलिटी है, हो सकता है उसको टारगेट बनाए। तो आई थिंक ये तीन टॉप, मेरी नजर में जो तीन चीजें हैं वो हो सकती हैं। अच्छा, ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं, अमेरिका भी कह रहा है, मार्को रूबियो भी कह रहा है। मार्को रूबियो ने तो एक और बड़ी शर्मनाक बात बताई, अगर वो सच है तो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों ने मजम्मत की है हम इसराइली जारहियत की या हमारे हमले की, वो सारे असल में हमारे साथ ही थे।
वो सिर्फ बजाय फेस सेविंग के लिए कर रहे थे। तो इसलिए हमारे एक मौलाना साहब हैं इधर, उन्होंने आज एक ट्वीट किया कि मुस्लिम उम्मा को अब इत्तेहाद की नहीं, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। खैर, उस पर हम्म। बाद में आते हैं कि अमेरिका ने कहा है, और दो तीन मरतबा कहा है, सदर ट्रंप ने भी कहा है, नायब सदर ने भी कहा है, मार्को रूबियो ने भी कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अब अमन का वक्त है। क्या कोई ऐसे इंडिकेशंस हैं कि ईरान मुज़ाकरात की तरफ जाए, अमन की तरफ जाए, या किसी मुआहदे की तरफ जाए? भट्टी साहब, मुझे नहीं लगता कि ईरान इन सर्कमस्टांसेस के अंदर भी निगोशिएशन करेगा या कोई भी जो है वो सुलह करेगा। देखिए, अवाम इसकी वजह से भी ये नहीं कि वो सिर्फ प्रिंसिपल स्टैंड लिए में, बल्कि अवाम इनकी जो है ना, ईरान की जो अवाम है, ये बड़ी खतरनाक पोजीशन में है इस वक्त। ये बहुत गुस्से में है, बहुत बहुत जो है इनके अंदर जलाल है इस वक्त कि वी हैव टू टेक रिवेंज, वेंजेंस लेनी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई निगोशिएशन इस वक्त होगी। बट आई माइट बी रॉन्ग, शायद मैं गलत हूँ, और हो सकता है हो भी जाए। लेकिन ईरान ने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि वो निगोशिएट नहीं करेंगे, और फाइट फाइट करते हुए आए हैं यार, इतना टाइम हो गया इनको फाइट करते हुए, तो आई थिंक फाइट ही करेंगे। मेरे पर्सनल राय भी यही है। अच्छा, लेकिन अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर अब जवाब आया तो हमारा जवाब फिर मजीद सख्त होगा। तो क्या ईरान अफोर्ड कर सकता है अब मजीद जवाब देने का? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अमेरिका ने अगर फेस सेविंग की है तो उसको फेस सेविंग मिल गई, अगर उसने तबाह करने थे तबाह कर लिए। अब मजीद ईरान अपनी तबाही ना करवाए, मुज़ाकरात की तरफ जाए और अमन की तरफ जाए, एक कोशिश करे। वरना तो इसराइल और अमेरिका बमबारी करके तबाही करते रहेंगे और फिर वो रिजीम चेंज की तरफ भी जाएंगे। यार भट्टी साहब, आप माशाल्लाह सीजन्ड हैं, आपको भी पता है जहां जहां अमेरिका गया है इतना जलील और रुस्वा होके बाहर आया है। वियतनाम में ये लोग गए, वियतकोंग ने इनको इतना मारा कि उनको बेचारे जो मरीन्स थे उनकी लाशें, और खुद भी जो है वो एग्जिट करना पड़ा। अफगानिस्तान में ये गए, अफगानिस्तान में तालिबान ने इनको मारा, और अगेन बाहर वापस जाना पड़ा। इराक के अंदर ये गए, इराक के अंदर भी ईरान की जो मिलिशियाज हैं उनका कंट्रोल काफी ज्यादा था, दाइश भी थी, उनके साथ भी लड़ाई थी, बहरहाल नहीं संभाल पाए, वापस चले गए। लिबिया को तो खैर इन्होंने एक वैक्यूम, एक खंडर की पोजीशन में पॉलिटिकल उसमें डाल दिया है, तो उसकी बात खैर मैं नहीं वो कर सकता। बट यूनाइटेड स्टेट्स की जितने भी एडवेंचर्स रहे हैं वो फेल रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल, यूथीज एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की, अगर बात करें डायरेक्ट एंगेजमेंट की। आप देखें कि वो एक छोटा वो जो कबीला है उसने किस तरीके से हूतीज ने यमन के ऊपर कंट्रोल अपना कितना मजबूत कर लिया, डिस्पाइट हैविंग नो रिसोर्सेज बिसाइड्स ईरान सपोर्ट, डिस्पाइट फाइटिंग द वॉर विद सऊदी अरेबिया। 2023 अक्टूबर से लेकर मार्च 2024 तक यमनियों ने डायरेक्ट, बगैर कोई शर्माए, वहां वेसल्स जो जा रही थी रेड सी की तरफ से, उन पे हिट किया, 60 वेसल्स को हिट किया। दो ऑपरेशन कंडक्ट करने की कोशिश की यूनाइटेड स्टेट्स ने, एयर बॉम्बिंग की, एयर रेड्स की है, कुछ हुआ नहीं हुआ, सीज फायर हो गई। सीज फायर क्या हुई जी, यमन और अमेरिका में मुआहिदा हो गया, हम आपको नहीं मारेंगे, आप हमें नहीं मारें, हम इसराइल को मारेंगे लेकिन यमन के साथ। अब बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है आप भी बेहतर जानते होंगे, बहरहाल। बट वेर एवर द यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे भी यूनाइटेड स्टेट्स गया है खुद से, जहां भी उसने धमकी दी है कि हम आ जाएंगे और हम जो है वो देखो अब क्या करते हैं, वहां वहां बेचारों को मेरे ख्याल में नुकसान हुआ है। और पर्टिकुलरली उन जगहों पे, खास तौर पे उन जगहों पे जहां पे अवाम का जज्बा, अवाम की हिस्ट्री और अवाम का सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आपने तीनों चारों मिसालें बिल्कुल ठीक दी। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, और वो एंगल है कि जहां जहां अमेरिका गया है, उसको शिकस्त हुई है या उसने फतह हासिल की है या उसने टैक्टिक्स के तौर पे निकला है, लेकिन वहां वहां मुल्क जो है वो तबाह हो गए। यहाँ सही अमेरिका बात। ने खुद नहीं आना। यहाँ उसने क्या करना है कि इसराइल को असला असला देता रहेगा इसराइल को, और इसराइल पर बमबारी होती रहेगी, ईरान तबाह होता रहेगा। और ईरान में पे इसराइल पे ईरान में मिसाइल मारता रहेगा। तो इधर तो तबाही तो बिलाखिर ईरान की होगी ना। यहाँ तो कोई जो जमीनी लड़ाई में तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है रिजीम चेंज ना हो सकता है खाना जंगी हो जाए, रिजीम कोलैप्स हो जाए, लेकिन रिजीम चेंज नहीं हो सकता। लेकिन तबाही तो ईरान की नहीं होगी ज्यादा। भट्टी साहब, मैं अभी जब दुकान पे गया था ना, मैंने पूछा था बंदे से, मैंने कहा यार क्या जंग वंग क्या सीन है? कहता है भाई हम लिबिया नहीं है, हम सीरिया नहीं है, हम ईरान है, इंजा ईरान है दीगे। तो उसका मकसद कहने का ये था
जो खुलासा मैं ले सका वो ये था कि ईरान बहुत डिफरेंट जगह है। ये ट्रेडिशनल इराक, लिबिया या इन जगहों से कंपेयर नहीं कर सकते इनको, जो ईरानी समझते हैं। कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? इसकी वजह यह है कि ईरान की अपनी एक बहुत रिच हिस्ट्री, एक प्रॉपर सिविलाइजेशन है, ये एक कौम है, ये इसकी अपनी जबान, इसका अपना कल्चर, इसकी अपनी हिस्ट्री। जर्क्सीज, आर्टरजक्सीज, साइप्रस, दारियुस, मतलब मैं क्या, खैर वो फायदा नहीं है, हिस्ट्री लेसन तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट पॉइंट इज रिसेंटली भी अगर देख लें, ईरान इराक जंग एक परफेक्ट मॉडल है भट्टी साहब इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्या होगा अगर एक दूसरे मुल्क को यूनाइटेड स्टेट्स असला प्रोवाइड करता है। आज इसराइल है, कल इराक था। 1980s में 80 से लेकर 88 तक सद्दाम हुसैन को जो असला प्रोवाइड किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, फ्रांस ने, यूके ने, रशिया ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने जो असला प्रोवाइड किया, मस्टेन गैस, नर्व गैस यूज की सद्दाम ने, केमिकल वेपन्स यूज किए। अच्छा, तेल सद्दाम के पास भरपूर था, रिसोर्सेज इस वक्त जो इसराइल के पास हैं, कंपेयर अगर करें कंपैरेटिवली उस टाइम के हिसाब से ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, एरिया ज्यादा था। भट्टी साहब 8 साल वो लोग लड़े, ईरानी यहां से नई नई रेवोल्यूशन आई थी, 1979 में रेवोल्यूशन आई थी। ईरानी जज्बा और ईरानी फाइट जो हुई दूसरे मुल्क के साथ, पड़ोसी मुल्क है बाय द वे इराक, इसराइल तो वहां पे बैठा हुआ है, इराक बिल्कुल पड़ोस में है, तो मोबिलाइजेशन और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा है अगर अगर आप जगह बराबर में हो तो। बहरहाल सद्दाम को इन्होंने शिकस्त दी विदाउट हैविंग एनी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी। जो छोड़ के गया था शाह, वो वेपनरी थी इनके पास, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए, और मतलब इनके पास कोई ना ह्यूमन कैपिटल उस तरीके का था, ना प्लानिंग उस तरीके की थी, अब्रप्टली चीजें हो रही थी, लेकिन बहरहाल जीत गए। तो इसराइल तो अभी मेरे ख्याल में तो अगर कंपेयर किया जाए उस टाइम से, इसराइल अभी और ज्यादा वीक है। सद्दाम फिर भी मजबूत था उस टाइम पे, क्योंकि सद्दाम को जितना सपोर्ट हासिल था उतना इसराइल को सपोर्ट हासिल नहीं है। पब्लिक सेंटिमेंट इतना इतना ज्यादा कमांड नहीं करता इसराइल जितना सद्दाम उस वक्त करता था। ना एरिया इसराइल का इतना बड़ा है जितना सद्दाम का उस वक्त एरिया बड़ा था। ना रिसोर्सेज इसराइल के पास इतनी हैं आज जितनी सद्दाम के पास थी। ईरान के पास आज आफ्टर द वॉर रिसोर्सेज भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है, आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और स्पिरिट भी ज्यादा है। तो दिस इज माय ओन व्यू। आई माइट बी रॉन्ग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है जी तबाही हो जाए, हो सकता है यहाँ पे खंडर खंडर बन जाए, मुझे मुझे नहीं पता, बट मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना इरशाद भाई मेरा, यहाँ पे जो बात करके और लोगों से इंगेज करके, ऐसी कौम देखें, जंगे जंगे जो है ना वो सिर्फ रिसोर्सेज पे या इकोनॉमी पे नहीं जीती जाती मेरे ख्याल में। वो आप बेहतर जानते होंगे बहरहाल, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो इनका जो ग्रिट और इनका जो स्पिरिट है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं कर रहा मैं हिस्टोरिकल इस पे एविडेंस है। ईरान इराक की वॉर आपके सामने है, और उस टाइम तो इनकी पूरी पार्लियामेंट को, चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को भी उड़ा दिया था, तब भी ये जंग जीते। तो आई थिंक ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। रिसोर्सेज में ना सही, आई फील ईरान, और रिसोर्सेज में भी हमें नहीं पता अभी तक, टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं पता क्या कैपेबिलिटीज हैं इनकी। बहरहाल नहीं है, कंपेरेटिव नहीं है ईरान, कंपेयर नहीं कर सकते आप रिसोर्सेज यूएस के, रीजनेबल नहीं है। बट फिर भी आई थिंक के जंगें जीती जा सकती हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास खोने के लिए भी ज्यादा है, दे हैव मोर टू लूज। ईरान के पास खोने के लिए इतना नहीं है। तो ये भी मेरी राय है। अच्छा, ईरान ने भी जवाबी मिसाइल हमले किए हैं इसराइल पर, और इसराइल ने भी अमेरिकी हमले के फौरन बाद दो जगहों पे अटैक किया। तो पहले तो ये बताइए कि ईरान ने जो जवाबी मिसाइल हमले किए वो किस किस्म के थे, और ये 20वां हमला था गालबन ईरान का इसराइल पर। तो कितनी तबाही हुई, कितने मिसाइल फेंके, किन शहरों पर फेंके, और इसराइल में क्या हुआ इन मिसाइल हमलों के बाद? अच्छा, ईरान का कहा यह जाता है, मुझे एग्जैक्ट ड्रोन की जो नंबर है वो कंफर्म नहीं है कि ड्रोन कितना। मिसाइल्स आई बिलीव, जैसे क्या मैंने आपको कल भी कहा था, कम मिसाइल्स अब यूज कर रहा है, 5 या 6 मिसाइल्स इन्होंने दागे। आई थिंक दोबारा इन्होंने, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, टेल अवीव के बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो नीस जयोन का जो इलाका है, नेस जयोन का, उसके अंदर एक बायोकेमिकल वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसको टारगेट किया है, उसको डैमेज किया है, और कहा यह जा रहा है ईरान की तरफ से कि उसको बहरहाल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आई डोंट नो वेदर उसके अंदर सदाकत कितनी है, क्योंकि अगेन फैक्ट चेकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसराइल के अंदर भी बहुत सेंसरशिप है। ड्रोन्स भी यहाँ से भेजे गए हैं, और ड्रोन्स ने मुख्तलिफ इलाकों में जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जो हैं उसके उनके ऊपर टारगेटिंग की है। उनके ऊपर कितना सक्सेसफुल अगेन अटैक हुआ है
ये मुझे नहीं पता, ना ही कोई क्रेडिबल रिसोर्स मैं साइट कर सकता हूँ आपको बताने के लिए कि कोई इफेक्टिव डैमेज हुआ या नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड इसराइल ने भी यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं ड्रोन अटैक किए हैं। हर्मिस 900 ड्रोन इस्तेमाल किए हैं इसराइल ने, जिनमें से दो ड्रोन्स को, हर्मिस 900 बड़े ड्रोन्स हैं, तो उनको दो ड्रोन्स को गिराया है अभी थोड़ी देर पहले। आई थिंक चार और ड्रोन्स को पहले गिराया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमलाइन, बट खैर हर्मेस 900 ड्रोन्स इसराइल यूज कर रहा है, उनको ईरान गिरा रहा है। उनको वो टारगेट कर रहे हैं, जो हर्मेस 900 ड्रोन्स टारगेट कर रहे हैं इस्फहान को इस वक्त। और इस्फहान में जो है वो इस्फहान में भी इसराइल कह रहा है कि टारगेट कर रहा है, और तेहरान में भी इसराइल कह रहा है कि टारगेट कर रहा है। इस्फहान में इस वक्त एक जो जो एम्बुलेंस है उसको हिट किया है ड्रोन ने। उसके अलावा एक अभी मुझे खबर आई है, मुझे नहीं पता कंफर्म है या नहीं, अभी अभी शिराज के अंदर किसी सीनियर लीडर को, जो है किसी सीनियर कमांडर को बहरहाल उनको असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है उनके ऊपर। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, ये एक ऐसी सोर्स है जो कभी चल गया तो चल गया, वरना मिस हो गया। तो अ, इस वक्त की सूरत हाल ये है ईरान और इसराइल के बीच। सुना जा रहा है जॉन भाई कि ईरानी वजीर खारजा मास्को गए हैं। हो सकता है कि इस दौरे के बाद, आपको क्या लगता है इस दौरे के बाद एक तो उनका मास्को जाने की वजह, दूसरा एक खबर आ रही है कि वो हो सकता है वो अड्डे मांगे, हो सकता है वो रूस से मदद मांगे, हो सकता है रूस उनकी प्रैक्टिकल मदद करे। तो आपको क्या लगता है ये दौरा क्यों हुआ और क्या इस दौरे से निकल सकता है? दिमित्री मेदवेदेव का मैं ट्वीट मेरे मेरे सामने, आंखों के सामने से गुजरा। दिमित्री मेदवेदेव जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन है रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के, आई बिलीव। हाँ। उन्होंने कहा कि सम कंट्रीज आर विलिंग टू गिव वेपन्स टू ईरान। आई डोंट नो वो, मतलब अकाउंट हो सकता है फेक भी हो, मैंने वेरीफाई इतना ज्यादा नहीं कर सका, मैं उस वक्त गाड़ी चला रहा था। कभी कभार स्क्रोलिंग कर लेते हैं मजबूरन। तो तासुर मुझे ये हुआ कि अगर तो ये खबर सच है, तो हो सकता है कि रशिया जैसा मुल्क जो है वो कुछ वॉर हेड्स अपने प्लेस कर दे ईरान के, दे नहीं बल्कि ईरान के अंदर स्टेशन कर दे, कोई ऐसी अलायंस बन जाए, शायद हो सकता है, मे बी। ऑन द अदर हैंड एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई, हो सकता है कि रशिया मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा हो, या कोशिश कर रहा हो कि ईरान रिस्पॉन्ड ना करे यूनाइटेड स्टेट्स को। ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान जो है वो डिस्कस करने गया हो कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ईरान ने जबकि जाहिर कर दिया है, बोल दिया है कि हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, बट देन अगेन हो सकता है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरा इशाद भाई ये कि अभी अभी 3 यूक्रेनियन इंटेलिजेंस सर्विस के लोगों को पकड़ा गया है यहाँ पे इस्फहान में। वो रेकी कर रहे थे, वो लोकेशंस जो बेसिस हैं उनको, उनकी रेकी कर रहे थे। तो कुछ यूक्रेन का भी यहाँ पे, यूएस का यूक्रेनियन को इस्तेमाल करना भी हो सकता है कि थोड़ा सा उस तरफ जा रही हो चीजें। बहरहाल इस वजह से तो नहीं जाएंगे वो वहां पे दौरा करने मॉस्को में, ऑब्वियसली। बट हो सकता है ये जो दूसरी ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा हो वहां पे। अच्छा, मुस्लिम उम्मा, ओआईसी, अरब लीग अभी तक सब मीठी नींद सो रहे हैं, और मगरब भी कुछ अमेरिका के साथ है माशाल्लाह। और कुछ पीछे है, चुप करके बैठा है। क्या आप इस बेहिस जमीर और मुर्दा जमीरों की कोई ऐसी आपको लग रहा है कि ये जागें या कोई किरदार अदा करें, कि इसी तरह ही डरी डरी मुजम्मतें, सहमी सहमी हमदर्दियां करते रहेंगे? यार इरशाद भाई, बस अफसोस होता है भाई, जैसा आपने कहा ना, शर्मिंदगी होती है, मुझे भी शर्मिंदगी होती है। मैं किस मुंह से ईरानी, जाहिर है बेचारे खुश होते हैं कि पाकिस्तानी है, मैं बड़ा सपोर्ट उनको शो करता हूँ कि भाई आप गाजा में जो है वो इसराइल के खिलाफ खड़े में। बट अगेन शर्मिंदगी होती है यार, क्योंकि जब मुसलमान ममालिक को, जॉर्डन जैसी कंट्रीज और टर्की जैसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया तो बेहतर हो गया खैर, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, जब ये कंट्रीज फैसिलिटेट करेंगी यूनाइटेड स्टेट्स को, और जॉर्डन और टर्की, टर्की तो खैर आगे सामने कुछ है पीछे कुछ है, जॉर्डन तो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो जब ये यूएई डायरेक्टली जो है वो इसराइल के साथ, इतने ओआईसी में कुछ ही तो, चंद ही तो, 2 या 3 मेरे ख्याल है ऐसे मुल्क हैं जो, जिन्होंने इसराइल के साथ वो नहीं किया हुआ, ताल्लुक नहीं बांधा हुआ। तो मेरे ख्याल में बड़ा बड़ा शर्मनाक शर्मनाक पोजीशन है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, लेकिन हम जो हैं वो इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं और हमारी जो यूनिटी है, अनफॉर्चुनेटली उसको स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहे, और इस चीज़ को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है
जितना भी वेस्टर्न जो जो एंटी मुस्लिम सिस्टम है, जो भी जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, वो इसी बुनियाद पे होती है, हमारे डिफरेंसेस के बुनियाद पे होती है। और अनफॉर्चुनेटली क्या कह सकते हैं यार, मतलब अल्लाह ही बेहतर, अल्लाह ही कुछ करे यार। देखें इरशाद भाई, ये जंग सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, अगर ये हुई, ये आगे फैलेगी। ये खैर ये बातें ऑब्वियस हैं, मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो जाग जाना चाहिए मुस्लिम उम्मा को, आई फील, और साथ देना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, मतलब जितना कर सकते हैं वो भी ये बेचारे अपनी मजबूरी के तहत कर रहे हैं। बहरहाल देखें इंशाल्लाह क्या होता है इस पे। अच्छा, आपको आखिरी सवाल है, आपको जंग रुकती नजर आती है या बढ़ती हुई नजर आती है? आखिरी सवाल, यस या नो? मुझे बढ़ती हुई नजर आती है इरशाद भाई, 100%। जॉन भाई मुझे बहुत बहुत जॉन भाई बहुत शुक्रिया